और q की वैल्यू इज 7 इंटू 10 पावर 3। वो कह रहे हैं pq फाइंड करें। pq का मतलब है p मल्टीप्लाई बाई q। बेटा आप जरा देख लीजिएगा कैसे होना है। p की वैल्यू इज 8 इंटू 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई q इज 7 इंटू 10 पावर 3। ब्रैकेट को ओपन करें, 8 इंटू 10 पावर 5 इंटू 7 इंटू 10 पावर 3। 8 इंटू 7 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 3। 7 8 जार 56 इंटू 10 पावर 8। जब दो बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर जो है इनकी ऐड हो जाती है, तो 10 पावर 8। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर अभी हमने नहीं निकाला। उसने कहा गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा आंसर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू पिक दिस डेसिमल फ्रॉम हियर एंड कीप इट आफ्टर माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5.6 जब मैं अपना डेसिमल पीछे लेके जा रहा हूँ तो मेरी जो 10 की पावर है इट विल इंक्रीज बाय 1। तो 5.6 इंटू 10 पावर 9 इज माय फाइनल आंसर। लास्ट को कहते हैं p माइनस क्यू। अब अगेन 8 इंटू 10 पावर 5, इसमें से माइनस करना है 7 इंटू 10 पावर 3। ये जरा समझ लीजिएगा कैसे होना है। जब भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो इसके अंदर बेटा आपने इनकी 10 की पावर्स जो है उनको सेम करना होता है। इस केस के अंदर जो 10 की पावर्स है, एक में 3 है और एक में 5 है, हमने इन दोनों 10 की पावर्स को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी वाली 10 की पावर है उसको छोटी वाली पावर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इन दिस केस 10 पावर 5 का मतलब ये है 10 जो है 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 into 10 power 5 को I can write it as 8 into 10 into 10 into 10 power 3 minus 7 into 10 power 3। यहाँ पे जो दो 10 मैंने निकाले हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 800 into 10 power 3 minus 7 into 10 power 3। बेटा जब दोनों 10 पावर्स कॉमन हो जाए तो इन दोनों 10 पावर्स को आप बाहर कॉमन निकाल लें और पीछे आपके पास रह जाएगा 800 minus 7। तो 800 minus 7 आपके पास आंसर आ जाता है 793 इंटू 10 पावर 3। अब ये आंसर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल को 2 स्टेप्स पीछे लेके जाएंगे। जब डेसिमल 2 स्टेप्स पीछे जाएगा तो पावर के अंदर 2 का इंक्रीज आ जाएगा। दिस विल बिकम 5। 7.93 इंटू 10 पावर 5। जी बच्चे क्या क्वेश्चन है? सर ये आपने 10 को उसमें 2 दफा मल्टीप्लाई क्यों कराया? बेटा क्योंकि मैंने 10 की पावर को सेम करना था। आप देखो दोनों क्वेश्चंस के अंदर मेरे पास जो 10 की पावर है इट इज नॉट इक्वल। यहाँ पे 10 की पावर 5 है और यहाँ पे 10 की पावर 3 है। डिफरेंट है ना? तो मुझे दोनों 10 की पावर्स को बेटा इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए मैंने आपको कहा कि बड़ी वाली जो पावर है इसको छोटी पावर्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो इस 10 पावर 5 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक 10 पावर 3 के अंदर और एक 10 इंटू 10 के अंदर। तो 10 पावर 3 जो थी इसको मैंने साइड पे रखा क्योंकि 7 के साथ भी 10 पावर 3 था और जो पीछे 10 स्क्वायर रह गया, 10 इंटू 10 रह गया, उसको मैंने 800 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है हसीब? जी सर क्लियर। ठीक, ब्रिलियंट। ये भी क्वेश्चन हो गया बेटा। ये बी वाला पार्ट देख लीजिएगा कैसे होगा। ये आपके पास एक फ्रैक्शन एक गिवन है, इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिएगा। 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बिलो है इन द डिनोमिनेटर। इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स को बेटा हम अलग-अलग करते हैं। 3/5 इंटू 10 पावर माइनस 5 ओवर 10 पावर 6। 3/5 जो होता है दिस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 5। माइनस 6 जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 11। हमारा ये नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारा डेसिमल फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद होना चाहिए। तो दिस विल बिकम 6.0 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो आंसर आ गया 6.0 इंटू 10 पावर माइनस 10। अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें हमारे पास सिमिलैरिटी कॉन्वेंसी हो गया। वी डोंट हैव प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का कुछ और करते हैं। प्रोबेबिलिटी के केसेस हैं उनकी वर्कशीट रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स और मेरा ख्याल है एचसीएफ एलसीएम के अंदर मैं आपके एक साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें भी आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है उसको देख लें और प्लीज ये इंश्योर कर लें, फिर से बच्चों को रिमाइंड करवा दें कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अभी हमने नहीं किया तो ये भी देख लें। वेरिएशंस क्या बच्चे, वेरिएशंस करवा दूं?
ओके श्योर, मैं वेरिएशंस करवा देता हूँ। जिन बच्चों को वेरिएशंस की क्विक रिवीजन की जरूरत नहीं है वो प्लीज ग्रुप के अंदर बाकी बच्चों को मैसेज करें दैट वी आर डूइंग कोरिलेशन। दिस इज अ रियली शॉर्ट टॉपिक और इस टॉपिक के बाद वी आर एंडिंग आवर क्लास, तो प्लीज अब बच्चों को बोलें कि इस क्लास के लिए ज्वाइन करें। परसेंटेजेस और रेशियोज के लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं है, उसके भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा के समझा देता हूँ कि व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। वेरिएशंस के अंदर लेट मी डू अ क्विक इजी क्वेश्चन और फिर एक इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद कहीं पे है तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा वो कहता है r is directly proportional to the cube of p, which means r is directly proportional to the cube of p। ठीक है, तो मैंने जब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है, आई विल डू दिस k p क्यूब। अब जब वो कहता है फाइंड द फॉर्मूला फॉर r इन टर्म्स ऑफ p, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने दो वैल्यूज दी हुई है, p और r की। r की वैल्यू इज 24 इक्वल्स k, p की वैल्यू इज 2, दिस इज क्यूब। तो 2 cube is 8 and 24 over 8 is equal to k and this is 3। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई r is equal to 3 times of p cube। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन r is equal to 192। तो इक्वेशन आपने बनाई हुई है ऑलरेडी 3p क्यूब, r की वैल्यू 192 सब्स्टिट्यूट करें इक्वल्स टू 3p क्यूब equals p cube और 192 divided by 3 is 64 is equal to p cube। अब क्यूब को हमने खत्म करना है तो we will take cube root on both sides, क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल और क्यूब रूट 64 से जब कैंसिल होगा तो पीछे आपके पास 4 रह जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 4 क्यूब जो है इट इज इक्वल टू 64। तो p की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ गई 64। यहाँ पे एक टफ क्वेश्चन था, लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन और वो करते हैं फिर ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है आपकी वर्कशीट का। वो कहता है p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन। p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, यानी p इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर q। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब रिमूव करेंगे आई कैन राइट इट एज p इज इक्वल टू k ओवर q। वो कह रहा है इट इज नोन दैट p की वैल्यू इज 15 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ q। वो कह रहे हैं p की वैल्यू 15 है जब कोई स्पेशल कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ q का मतलब है कोई भी वैल्यू ऑफ q, जब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p की वैल्यू 15 आ जाती है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब q की वैल्यू x होती है तो p की वैल्यू 15 है, तो मैं यहाँ पे q की जगह x सब्स्टिट्यूट करूंगा और अगेन मुझे एक फॉर्मूला बनाना है फॉर p इन टर्म्स ऑफ k, तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 15 टाइम्स ऑफ x। वापस इस k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा, so I can have my final equation that is p is equal to 15x over q। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तो कोई क्वेश्चन किसी का? इसके अंदर सिर्फ एक, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिकी चीज ये हो रही है कि वो q की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आपको बता रहा। वो कह रहे हैं यार यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कैन बी एनी ऑक्सिलरी वैल्यू ऑफ q। तो मैंने यहाँ पे q की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दिया। x सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मैं प्रोसेस बाकायदा तौर पे अपनी वेरिएशंस के अंदर फॉलो करता होता हूँ, मैंने k की वैल्यू फाइंड कर ली और वो k की वैल्यू मैंने यहाँ पे वही q की वैल्यू और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइंड कर ली और वापस अपनी एक इक्वेशन प्रोड्यूस कर ली। अब इस इक्वेशन को यूज करके जो भी उसने मुझे नेक्स्ट पार्ट में कहा होगा वो मैं फाइंड करूंगा। वो कह रहे हैं राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p, जिसका मतलब है कि जनाब p की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? व्हेन दिस वैल्यू ऑफ q इज डबल्ड। वो कह रहे हैं जो आपने पिछले पार्ट के अंदर q की वैल्यू ली थी, अगर ये वैल्यू डबल हो जाती है तो p की वैल्यू क्या होगी? तो इस केस के अंदर हमारे पास 2x हो जाएगा। पहले वाले पार्ट के अंदर हमने q की जगह x को एज्यूम किया था, x डबल होने का मतलब है 2x। तो यहाँ पे मैं q की जगह अब 2x पुट करूंगा और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा। 15x ओवर 2x, x x के साथ कैंसिल, 15 ओवर 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 7.5। तो p की जो वैल्यू है इट इज 7.5। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे छोटा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इधर मैंने बेटा q की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दैट वाज x एंड 2x। आप इधर q की जगह इस वाले पॉइंट के अंदर q की जगह कह सकते थे q इज इक्वल टू 2 और इस पॉइंट पे आप कह सकते थे q इज इक्वल टू 4। 2 लेते और फिर नेक्स्ट पार्ट में जब 2 डबल हो जाता दैट वाज 4, 5 लेते डबल हो जाता 10 हो जाता।
तो you could have taken any value of q in the first part और second part के लिए उसी value को जब double कर देते you will always get the same answer which is 7.5. जब आप practice करेंगे तो बेटा इसको जरूर try करके देखिएगा. We will quickly go towards the percentages and ratios. इसके 2-3 questions देख लेते हैं. एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 68% एज अ फ्रैक्शन. जब भी आपने किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज रिमेंबर परसेंटेज जो है इसको 1/100 लिखते हैं. तो 68% का मतलब ये है 68 मल्टीप्लाई बाय 1/100. तो 68/100 इज योर आंसर. अब ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि उसने कहा है इन इट्स लोएस्ट टर्म. तो इन इट्स लोएस्ट टर्म का मतलब ये है कि अगर 68/100 के अंदर कुछ कटिंग वगैरह हो रही है तो वो भी कर ले. तो बेटा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा इट विल बी द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छा जी, ये भी जरा एक देख लें. वो कह रहे राइट द रेशियो 75 ग्राम रेशियो 3 किलोग्राम इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपने दोनों जो रेशियोज हैं उनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. 75 ग्राम रेशियो किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3000 ग्राम्स. ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल. 75 रेशियो 3000 और इसमें फिर आपने सिंप्लीफिकेशन करती जानी है. दोनों जो नंबर्स हैं 5 की टेबल में डिवाइड हो रहे हैं. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी फाइनल रेशियो फॉर्म में आंसर आ जाएगा. यहाँ पे ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज का. वो कह रहे हैं ड्यूरिंग 2018 द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 250. वो कह रहे हैं 200 से 250 पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि परसेंटेज एक्चुअली इंक्रीज आया कितना. 200 से 250 का इंक्रीज जो है दैट इज +50. तो 50 डिवाइडेड बाय व्हिच नंबर, 200 या 250. बेटा परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है 200 के ऊपर क्योंकि पुराना नंबर था 200, इसी के ऊपर इंक्रीज आया. तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100%. सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 से कैंसिल, ये 0 इधर से गया, 2 1 2, 2 5 10 एंड दिस इज 25%. तो 25% का इंक्रीज यहाँ पे आ रहा है. वो कह रहे थे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द विड्थ ऑफ द सेम रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10%. फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप मिस्टेक कर लें. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी. यहाँ पे मैंने ऐसी हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल ड्रॉ की और इस रेक्टेंगल को मैं कोई अपनी मर्जी से वैल्यूज दे तो मैं कहता हूँ जनाब दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू इज 2. अब इस रेक्टेंगल का एरिया इज 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब वो कह रहे जनाब यही जो रेक्टेंगल है, ये इस रेक्टेंगल के अंदर आपके पास लेंथ जो है इट इज इंक्रीजिंग बाय 10%. दिस वाज द लेंथ. ये लेंथ इंक्रीज करी है बाय 10%. 10% इंक्रीज करने का मतलब ये है कि 110% ऑफ 5. तो 110% ऑफ 5 जब आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज 5.5. तो न्यू लेंथ आपके पास हो जाएगी 5.5 और विड्थ जो है इट इज डिक्रीजिंग बाय 10%. 10% का मतलब है डिक्रीज करने का मतलब है 90% ऑफ 2. तो 90% ऑफ 2 का मतलब है 1.8. तो इस रेक्टेंगल का एरिया बेटा अब आपके पास आ गया 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 विच इज 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन में वो पूछ रहा है भाईजान एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल एज अ परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल. तो न्यू ट्राइंगल इज 9.9, ओल्ड रेक्टेंगल वाज 10 मल्टीप्लाई बाय 100% क्योंकि हमें इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना. तो 9.9 into 100 divided by 10, 99% is your answer. ठीक हो गया. इसके अलावा बेटा रेशियोज परसेंटेज का कोई क्वेश्चन होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इनमें कोई क्वेश्चन आपने पूछना होगा तो जरूर मुझसे पूछेगा. आई एम एक्टिव, मुझसे आप जरूर पूछेगा इसके बारे में. सर ये 5 और 2 हमने अज्यूम किया था.
जी 502 एज्यूम किया था, अब इसकी जगह कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, तो उस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के लिए मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। वी कैन टेक, जी बेटा हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बेटा अब कोरिलेशन करने जा रहा हूँ, जो बच्चे मिसिंग हैं वो मिस कर गए हैं, मैं अब बार बार बच्चों को नहीं बुला सकता। जिन बच्चों की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, बेटा प्लीज टेक दी अटेंडेंस एंड सेंड मी दी अटेंडेंस। आपने जितनी दफा भी अटेंडेंस लिए मुझे जरूर भेजें। कोरिलेशन के अंदर बेटा बड़ा सिंपल से टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे वो कह रहा है ग्राफ्स कैन आइदर हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन और इट कैन हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं। बेटा रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आप मैथ्स वाले सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करें तो क्या रिलेशन है कि आप इंग्लिश में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप मैथ्स को इंप्रूव करने से आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाता है, दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मैथ्स इंप्रूव करने से इंग्लिश डिक्रीज कर जाता है, दैट मींस नेगेटिव कोरिलेशन। मैथ्स को इंप्रूव करने से इंग्लिश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज अ नो कोरिलेशन। आपने इसको इन टर्म्स में नहीं देखा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन किस तरह के होते हैं ये सिर्फ समझाया। बेटा ये नीचे ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर आपके पास जो ग्रेडियंट है या एक ऐसी लाइन जो इन मैक्सिमम एक्स के अंदर से या मिड पॉइंट में से पास करे, वो कुछ इस तरह की लाइन होती है। इस तरह की लाइन है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये एक ऐसी लाइन है जो सारे पॉइंट्स के एवरेज पॉइंट्स में से पास कर रही है। ठीक है, अब इस लाइन का ग्रेडियंट देख के बताएं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेटा चैट में प्लीज मेंशन करें इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है। यस इट्स अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। जब इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा तो मैं इसको बोलूंगा सर दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा जी, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ज्यादा होती है नहीं, तो ये हमें ही पता है कि गर्मियों के अंदर आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो जाती है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। बेटा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। देखिए जैसे जैसे आप एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एक्स की तरफ राइट हैंड साइड में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, तो क्या वाई की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर एक्स की तरफ मूव करने से वाई की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट एंड पॉजिटिव कोरिलेशन। अगले पार्ट के अंदर यही देखेगा, एक ऐसी लाइन है बट विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट। मैं अगर इसमें लाइन बनाता हूँ, इन मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर से पास करता हूँ, तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आती है जिसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, m इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा मेरे पास एक ऐसा ग्राफ आता है जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स गिवन होते हैं और इसमें से मैं कोई भी लाइन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मेरी लाइन ऐसे जा रही है या फिर नीचे की तरफ आ रही है या फिर वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, आई कैन हार्डली टेल दैट। तो ऐसे केस के अंदर दिस इज अ नो कोरिलेशन ग्राफ, और नो कोरिलेशन के अंदर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नीचे बात हो रही है, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर से जब आप लाइन गुजारते हैं या सब पॉइंट्स के एवरेज पॉइंट या मिडिल पॉइंट्स में से लाइन गुजारते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट की एग्जांपल है, देखिएगा इसके अंदर आपके पास ये वाला पॉइंट जो है लाइन के बहुत दूर है, ये वाला पॉइंट है अगेन लाइन से बहुत दूर है, बट ये जो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ की है दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या कर रही है लाइन, ये लाइन मैक्सिमम पॉइंट्स के पास के दरमियान से या करीब से गुजर रही है, दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये जो मेरे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन दो पॉइंट्स को मैं एनॉमली कहता हूँ। एनॉमली मेरे पास वो पॉइंट्स होते हैं जो मेरे डेटा की वैल्यू को खराब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हमने स्टैट्स पढ़ा था शुरू में मीन मीडियन मॉड डिस्कस कर रहे थे, तो हमने एनॉमलीज को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखें, वो कह रहे हैं द ग्राफ शोन बिलो डिस्क्राइब्स द चेंज इन द एवरेज टेंपरेचर ऑफ द वर्ल्ड ओवर टाइम। उसने आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है और वो कह रहा है जी बताइए पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है नेगेटिव कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट प्रोड्यूस करेंगे, और लाइन ऑफ बेस्ट फिट प्रोड्यूस करने के लिए आई हैव टू पास दिस लाइन फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट्स, या इनके मिड पॉइंट्स में से पास करनी है, और मेरे पास कुछ इस तरह की लाइन आ रही है। तो ऐसे केस के अंदर ये जो ग्रेडियंट है इट इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, देयरफॉर दिस इज अ लाइन विद अ पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है What is the best description of the relationship in the scatter plot below? वो कह रहे हैं नीचे जो आपको ग्राफ दिखाया हुआ है इसका रिलेशनशिप क्या बन रहा है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन मेरे पास कुछ इस तरह की आ रही है, दिस इज अ
नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन, ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन। तो नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन को मैं कहूंगा दिस इज अ नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। नॉन कोलिनियर तो हो नहीं सकता, नो एसोसिएशन भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव लीनियर भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव ग्रेडियंट है ही नहीं। आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव ग्रेडियंट है, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव लीनियर एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगेन हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर अगर हम लाइन ऑफ बेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इस ग्राफ के अंदर एक लाइन ऑफ बेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो ये कुछ इस तरह की लाइन आती है। इस लाइन के लिए ना ही ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ना ही ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। अगर आपके पास लाइंस वर्टिकल आ जाए या हॉरिजॉन्टल आ जाए, इन दोनों केसेस के अंदर देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा नो एसोसिएशन या फिर नो कोरिलेशन। कोरिलेशन को एसोसिएशन भी वो कह सकता है। सर हाउ आर यू गोइंग टू ड्रॉ लाइन विद दैट मेनी डॉट्स? बेटा स्केल पकड़े, स्केल को ऐसे रखें कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर से पास कर रही हो या फिर सब पॉइंट्स के मिडिल पॉइंट्स में से पास कर